स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज भेषज कल्पना की जो MCQ सीरीज है उसके भाग 4 में हम सभी पहुंच चुके हैं और जैसे जैसे संख्याएं प्रश्नों की बढ़ रही हैं वैसे वैसे आपके पास प्रश्नों का एक संग्रह भी होता जा रहा है और जितने अधिक प्रश्न आप इकट्ठा करोगे उतने ज़्यादा आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। लेकिन प्रश्न इकट्ठा करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उनको तैयार करना, अच्छे से समझना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि प्रश्नों को घुमा करके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इस MCQ सीरीज़ में हम जो है प्रश्नों के अलग स्वरूप को देखेंगे। कुछ प्रश्न इसमें कठिनतम स्तर के भी हैं जो आपको नहीं भी समझ में आए, लेकिन हमारा समझाने का प्रयास होगा क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न जो है कहीं से भी आ सकते हैं। सिलेबस से पूछेगा तो कुछ प्रश्न कठिन भी हो सकते हैं, कुछ निम्न स्तर भी हो सकते हैं और कुछ मध्यवर्गीय भी हो सकते हैं। तो प्रश्न कहीं से भी हो सकते हैं, इसलिए हम जो प्रश्न तैयार करके आप सभी को देते हैं उसमें जो है किसी भी विषय वस्तु को छोड़ा नहीं जाता है। इसलिए थोड़ा सा हम लोग प्रयास ये भी करते हैं कि कठिनतम स्तर के भी प्रश्न इसमें सम्मिलित हों। तो देखते हैं कि इस सीरीज में जो प्रश्न है वो किस हिसाब से रखे गए हैं। इसमें पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है अंग्रेजों द्वारा नियत मान के अंतर्गत 48 रत्ती बराबर है। तो जो अंग्रेजों का मान है, जो अंग्रेजों ने जो मान बनाया था, जैसे आप पाउंड जान लीजिए, ओंस जान लीजिए, पॉइंट जान लीजिए, इस तरह से ड्रॉप जान लीजिए, ये सारे जो मान हैं अंग्रेजों द्वारा नियत मान हैं। तो इन मानों में अंग्रेजों का जो नियत मान है उसमें जो 48 रत्ती है वह किसके बराबर है, यह पूछा जा रहा है। तो 48 रत्ती बराबर है 8 आना भर। तो प्राचीन समय में, मतलब कि मान की जब वैल्यू होती थी, मान जब प्राचीन काल में आचार्य जब औषधि वगैरह जो है उसको तौलने के लिए प्रयोग में लेते थे तो उनके खुद के मान बनाया गया था, उनका खुद का मान होता था। तो वो 8 आना भर से औषधि को तौलते थे। तो वही 8 आना भर जो है 48 रत्ती के बराबर है। तो अंग्रेजों द्वारा नियत मान के अंतर्गत 48 रत्ती किसके बराबर है? 8 आना भर के बराबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में देखिए, कह रहा है, ये भी देखिए, फ्लूइड पॉन्ड बराबर है। फ्लूइड पॉन्ड ये भी क्या है? अंग्रेजों द्वारा जो है नियत मान है और यह जो है आधुनिक मान के अंतर्गत भी इसको हम रख सकते हैं। तो कह रहा है कि 20 फ्लूइड पॉन्ड बराबर है। तो 20 फ्लूइड पॉन्ड बराबर होता है 1 फ्लूइड पाइंट। क्या होता है? 1 फ्लूइड पाइंट। और यह जो है द्रव को मापने के लिए मान के तौर पे प्रयोग किया जाता है। द्रव, जो भी द्रव हैं लिक्विड में है, कम मात्रा में मापन करना है तो उनका फ्लूइड पॉन्ड से प्रयोग किया जाता है मापने में। तो वहीं 20 फ्लूइड पॉन्ड जो है 1 फ्लूइड पाइंट के बराबर होता है, ये याद रखिएगा, पाइंट। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर। तीसरे प्रश्न में देखिए, कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है, वैद्य को दुकानदार कुल द्रव्य का 11वां भाग नगद रुपए के रूप में देता था, वह कहलाता था। तो अब देखिए क्या होता था, प्राचीन काल में वैद्य जो है औषधि लेने के लिए जिन भी औषधि वाले दुकानदार के पास जाता था तो क्या करता था, दुकानदार कुल द्रव्य का, जितना भी द्रव्य वह वैद्य लेगा उसके 11वें भाग का नगद रुपए के रूप में देता था। वह जो है रुद्र भाग कहलाता था। मतलब 11वें भाग को वह नगद रूप में दे देता था तो उसे लोग क्या कहते थे? रुद्र भाग कहते थे। और वही रुद्र भाग जो है असहाय लोगों की सहायता या औषधि से चिकित्सा करने में काम में लिया जाता है। तो प्रश्न समझ करके ही आप लिखिएगा, वैद्य को दुकानदार कुल द्रव्य का 11वां भाग नगद रुपए के रूप में देता था। ठीक है, जिसे रुद्र भाग कहते थे। अगला अगर देखें प्रश्न तो कह रहा है कि आर्द्रक स्वरस, यहां पे क्या होगा, आर्द्रक स्वरस की कितनी मात्रा प्रयोग हेतु निर्दिष्ट है। ठीक है, तो आर्द्रक स्वरस की कितनी मात्रा प्रयोग हेतु निर्दिष्ट है? तो 2 तोला। आचार्यों ने आर्द्रक मतलब कि अदरक के स्वरस की जो मात्रा है 2 तोले तक प्रयोग करने के लिए बताई है। इससे अत्यधिक मात्रा जो है प्रयोग करने के लिए नहीं बताई गई। तो 2 तोला जो मात्रा है अदरक की हम स्वरस के तौर पे प्रयोग में ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
कह रहा है आचार्य शारंगधर ने कल्क का पर्याय कहाँ है। तो शारंगधर कल्क को और क्या कहते हैं। तो शारंगधर के अनुसार कल्क जो है क्या है, प्रक्षेप भी है और आवाप भी है। क्या है, प्रक्षेप भी है और आवाप भी है, इसलिए सी जो ऑप्शन है आपका ए और बी ये सही होगा। ठीक है, आप सभी को बता दें कि जो भी छात्र छात्राएं जो हैं अंतिम वर्ष में हैं, फार्मासिस्ट अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे हैं या आप किसी भी स्टेट के हो, अगर आप भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ जाइए। आयुर्भास्कर ऐप पे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। कई बार आप सभी को बार बार इन्फॉर्म किया जाता है, बार बार बताया जा रहा है। कारण यह है कि हमारे यहाँ सीटें सीमित हैं और जो तैयारी का जो माध्यम है आपको बहुत ही बेहतरीन माध्यम दिया जा रहा है। जो अभी तक क्लासेस नहीं लिया उनकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारी जो भी क्लासेस हैं हमारे खुद के ऐप पे चलती हैं और ऐसा नहीं है कि आपको कोई वीडियो भेजेगा या गूगल ड्राइव में देगा या जूम पे आपकी क्लास चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेसिफिक हमारा ऐप है, उसमें सारी क्लास रहती है, आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ दी जाती है और भी आपके चैट एंड डाउट सपोर्ट है। बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी के साथ उसमें रखी गई हैं। तो आप ये मत समझिए कि नहीं ऐप पे क्लास जो है आपको कहीं से भेजी जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें हमारे ऐप पे पड़ी हुई हैं, स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, छठवां प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है कि आधुनिक समय में सूखे द्रव्यों से औषध निर्माण करने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किस मशीन का प्रयोग करते हैं। तो मशीन जो है वो है डिसइंटीग्रेटेड मशीन। आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, डिसइंटीग्रेटर मशीन। ठीक है, आधुनिक समय में जो चूर्ण निर्माण किया जाता है, सूखे द्रव्यों से जो चूर्ण बनाया जाता है, जो औषधि बनाई जाती है, वह जो है डिसइंटीग्रेटेड मशीन के द्वारा तैयार की जाती है। तो आपको मशीन का नाम याद रखना है, डिसइंटीग्रेटर मशीन। अगला प्रश्न देखिए, सातवें प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। सातवां प्रश्न कह रहा है कि चूर्ण में यदि चीनी मिलानी हो तो। अब देखिए यहाँ पे बार बार कहा जाता है कि चीनी जब भी कहें तो शर्करा समझिएगा। ठीक है, गुड़ हम समझ सकते हैं, लेकिन शाब्दिक अर्थों में हमने चीनी यहाँ पे लिखा है समझने के लिए। तो चूर्ण में यदि चीनी मिलानी हो तो कितनी मात्रा लेनी चाहिए। तो औषध की मात्रा का कितना लेना चाहिए, तो द्विगुण, मतलब कि दुगुना। अगर चूर्ण में चीनी मिला करके प्रयोग में लेना है तो जो औषधि है उससे दुगनी मात्रा में चीनी को हमें मिश्रित करना है, मिलाना है। ठीक है, उसी तरह से अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि पल्वराइजेटर मशीन का नाम है, पल्वराइजेटर मशीन का प्रयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। तो पल्वराइजेटर जो है वह निर्मित करता है क्या, चूर्ण को निर्मित करता है। तो मतलब कि चूर्ण निर्माण में पल्वराइजेटर मशीन आधुनिक समय में प्रयोग में लिया जाता है। तो याद रखिएगा चूर्ण के लिए पल्वराइजेटर मशीन का प्रयोग किया जाता है। भेषज कल्पना में यंत्र उपकरण और जो आपकी प्रयोगशाला में जो उपकरण प्रयोग में लिए जाते हैं उनसे भी प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो उन्हें भी हमें पढ़ना होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि शीतोप्लादी चूर्ण का प्रयोग सगर्भा स्त्रियों, मतलब कि जिनका गर्भधारण है, वह किन विकारों में प्रयोग में ले सकते हैं जिससे उनको अधिक लाभ होगा। तो ज़्यादातर शीतोप्लादी चूर्ण जो गर्भवती महिला है अम्ल पित्त विकार में अगर प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा लाभ होता है। तो शीतोप्लादी चूर्ण का ज़्यादा लाभ कब होगा, सगर्भा स्त्रियों को, जब वह अम्ल पित्त विकार में इसको प्रयोग में लेंगी। ठीक है, 10वें प्रश्न में अगर देखें तो कह रहा है, 10वां प्रश्न कह रहा है यदि क्वाथ, यहाँ पे क्वाथ में, यदि क्वाथ में पित्त विकार के शमन हेतु शहद मिलाना हो तो कितनी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए पित्त विकार है और कोई भी क्वाथ जो पित्त विकार में दिया जा रहा है और उसमें अगर शहद मिलाने के लिए मात्रा तय करनी है तो वह मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो वह मात्रा होनी चाहिए अष्टमांश। अष्टमांश का मतलब कि जो क्वाथ है उसका 8वां हिस्सा, अष्टमांश का मतलब 8वां अंश जो है क्वाथ का शहद को मिलाना है। अब ये देखिए अष्टगुण नहीं बोला गया है, अष्टगुण होता तो 8 गुना मिलाने की बात हो जाती, तो ऐसा नहीं है।
अष्टमांश है, मतलब कि जो क्वाथ है उसका 8वां हिस्सा जो है शहद मिलाने की बात कही गई है। उसी तरह से अगर अगले प्रश्न की ओर चलें तो इसमें देखिए कह रहा है आचार्य सुश्रुत ने कृतान वर्ग में, कृतान वर्ग किसे बताया गया है, डिटेल क्लासेस जो कर रहे हैं उनको पता होगा। कृतान वर्ग क्या बताया गया है कि ऐसे अनाज या ऐसे अन्न जिनको जल के साथ पाक किया जाता है, सिद्ध किया जाता है, तब प्रयोग में लिया जाता है, तो उसे हम कृतान वर्ग में रखते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि आचार्य सुश्रुत ने कृतान वर्ग में कितने प्रकार की पेय का वर्णन किया है, मतलब कृतान वर्ग में जो पीने के लिए जो आहार द्रव्य तैयार किए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उन्होंने 4 प्रकार के कृतान वर्ग में पेय का प्रयोग किया है, बताया है, सुश्रुत ने बताया है। अलग आचार्यों ने संख्या जो है अलग बताई है, लेकिन सुश्रुत ने 4 प्रकार के कृतान वर्ग में पेय का प्रयोग बताया है। 12वां प्रश्न देखिए, कह रहा है जिस पेय आहार में चावल के कण न हो उसे कहते हैं। ठीक है, जिस पेय आहार में चावल का कण हो ही न तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मांड, माड़ कहते हैं, या हम मंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मंड या माड़ कह सकते हैं। तो चावल का कण नहीं होता, चावल पूरी तरह से इसमें घुल जाता है, तो इसलिए हम उस पेय पदार्थ को हम माड़ कहते हैं या मंड भी कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से 13वें प्रश्न में देखिए, कह रहा है इनमें से किसके लिए चावल कण से 14 गुना औषधि जल चाहिए। अब कह रहे हैं इनमें से किसके लिए, मतलब कि कौन सा पेय पदार्थ है, कौन सा आहार द्रव्य है जिनमें सिद्ध करने के लिए चावल से 14 गुना अधिक औषधि जल जो है प्रयोग में लेना है, तो वह है माड़, माड़ कहिए या मंड कहिए। तो मंड में पकाने के लिए, चावल को सिद्ध करने के लिए चावल से 14 गुना अधिक जल की आवश्यकता होती है। उसी तरह से अगर 14वां प्रश्न देखिए तो कह रहा है आचार्य शारंगधर के अनुसार लाज मंड है। लाज हमने बताया है कि जो धान का भूजा होता है उसे भी लाज हम कहते हैं। तो लाज मंड जो है क्या है शारंगधर के अनुसार, तो शारंगधर इसे मानते हैं कि यह जो है कफ पित्त नाशक भी है, पिपासा में भी कार्य करता है, ज्वर नाशक भी है, तो मतलब सभी में। शारंगधर का मानना यह है कि जो लाजामंड है उसे कफ पित्त नाशक के तौर पे भी प्रयोग में ले सकते हैं, पिपासा नाशक में भी प्रयोग में ले सकते हैं, ज्वर नाशक के लिए भी प्रयोग में ले सकते हैं। तो इसलिए सभी वाले ऑप्शन पे आपको सही लगाना है। अंतिम प्रश्न देखते हैं। अब इस प्रश्न में देखिए कह रहा है यवागु के विषय में यवागुम षड्गुणे पचेत, ये होगा यहाँ पे यवागु षड्गुणे पचेत किस आचार्य ने कहा है। तो यह जो है कथन डल्हड़ का आता है, किसका आता है, डल्हड़ का कथन आता है। तो याद रखना आपको कि डल्हड़ ने कह दिया है यवागु के विषय में यवागु षड्गुणे पचेत। तो यवागु जो है 6 गुने जल के साथ अगर सिद्ध कर दिया जाए या 6 गुना भी अगर प्रयोग में लिया जाए तो वह हमारे शरीर में पचता है। तो इस हिसाब से आपको ये जो 15 प्रश्न है भेषज कल्पना की चौथी जो सीरीज है, चौथा जो भाग है एमसीक्यू का, उसमें इस तरह से कवर करना है। कुछ प्रश्न जो है डिफिकल्ट भी है, कठिन है, जो मान से हैं उनको आप उसी तरीके से तैयार कर सकते हो, याद कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर जो अपडेट है आपको मिलती रही, जो क्लासेस आती हैं उनकी अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो बेल आइकन को दबा लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम क्लासेस दें तो आपको रिमाइंडर के तौर पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिनको भी इस क्लास से रिलेटेड कोई इशू होता है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, ऐप पे सारी चीज़ें जानने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सुबह 11 से शाम 4 बजे तक हमारे जो नंबर हैं ऐप में कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे तो वहाँ से आप नंबर पे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। नंबर आप नोट भी कर सकते हैं 97 94 16 21 36। इस पर आप डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। नंबर एक बार नोट कर लीजिए 97 94 16 21 36। इस नंबर पे आप कॉल करके भी क्लासेस से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट करने में इशू आ रहा है तो पेमेंट वगैरह
कराने में भी आपकी हेल्प की जाती है। तो कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग आपको याद रखनी है कि सुबह 11 से शाम 4 के बीच में। अब ऐसा नहीं कि आप रात 12 बजे कर दीजिए, सुबह 6 बजे कर दीजिए, तो ये चीज़ें सही नहीं है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।